चाहूंगा, कृपया जल्द आए अपनी बात रखने। भारत समाज ऐसा भाषण तो मैं देता नहीं दे, एक सुझाव हो चुका है। 4 तारीख को 3 शहरों में परीक्षा होगी और इसमें नंबर है, आप किसको ज्यादा दोगे ये आपके हाथ में है। उनके पैर में रख के प्रार्थना करता हूँ, जैसे हम गांव में गए कई तरह की लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप दानक समाज के सच्चे सिपाही हैं और बहन शकुंतला खटकता के समर्थन करो कि हम भाई दीपेंद्र हुड्डा और भाई दीपेंद्र की धन्यवाद। माननीय शकुंतला खटक जी, और आप मेरा अधूरा परिचय जानते हैं। मैं जुराना से भी पूर्व पार्षद रहा हूँ और साथ में अभी मेरी पत्नी जो है निगम पार्षद हैं सोनीपत से, और हमने 2 जगह से ये वायदा किया है, मेरे साथ मेरे साथी सुरेंद्र नैयर जी मिल करके ये फैसला किया है। आज 4 तारीख की इस जयंती के आयोजन के लिए तैयारी बैठक ली गई थी, जो मुख्य हमारे इस कबीर जयंती में जो आयोजन कमेटी है उसकी एक तैयारी बैठक यहाँ पे रोहतक में हुई थी। तो आज बाकी कोई और आपके प्रश्न हो जगह संसद महोदय, जिस तरह से नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है और क्या उसका उद्घाटन महामहिम में करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो ये नई संसद भवन का जो उद्घाटन है, एक प्रश्न चिन्ह है कि वो तैयार भी है कि नहीं, क्योंकि जो दिल्ली में मेरे को जो अलॉट हुआ निवास स्थान वो बिल्कुल उसके साथ है। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी उसके जब निर्माण हो जाए, अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी मैं एक और आपको जानकारी दे दूँ, मुख्य गेट ही अभी आप देखोगे जाके, तो मगर कोई ना कोई जो है सरकार मैं समझता हूँ ये जो तिथि है, ये जो वहाँ पे जो कार्यरत कॉन्ट्रैक्टर हैं, मजदूर हैं, उनके अनुसार नहीं, कार्य के अनुसार नहीं, तो राजनीतिक कारण को ऐसा लगता है, इसीलिए देश का विपक्ष। और दूसरा, अमूमन इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में राष्ट्रपति जी का सर्वोच्च स्थान रहता है, तभी सरकार की परफॉर्मेंस हर साल राष्ट्रपति अभिभाषण के रूप में राष्ट्रपति जी रखते हैं, प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं विपक्ष के सवालों का, मगर उसको रखने वाले संसद के अंदर। ये संसद की परंपरा शुरू से चली आई है। तो कहीं ना कहीं जो संपूर्ण देश का विपक्ष है, तो ये बातें उनको लगती हैं। अमित शाह ने ये कहा है कि हमने सब पार्टियों को निमंत्रण दिया है, लेकिन ना आए उनकी भावना है। तो उसमें क्या है, कहीं उसमें कोई निमंत्रण सभी के पास, स्वाभाविक रूप से सभी सांसदों के पास निमंत्रण क्या ही हो। हमने किसी ने ये नहीं कहा कि निमंत्रण इसमें पार्टियों को, विपक्ष की पार्टियों को निमंत्रण नहीं मिला, ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। एक दो बातें और जो प्रदेश से जुड़ी हुई, ये तो चलो आप राष्ट्रीय उस पर ले गए, मगर प्रदेश से जुड़ी हुई एक दो बातें और कहना चाहते हैं। एक मुख्यमंत्री जी का जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है प्रदेश में। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें पहले तो 9 साल में प्रदेश के 9000 गाँव की क्यों याद नहीं आई इस सरकार को, मुख्यमंत्री जी को। संवाद तो स्थापित करना चाहिए था, गाँव में जाना चाहिए था पहले साल या दूसरे साल या तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें साल। ये आखिरी साल जब चुनावी साल है, तो उस समय कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की अपार सफलता देखते हुए, हुड्डा साहब की बढ़ती लोकप्रियता देखते हुए, आज उस हाथ से हाथ जोड़ो और विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के दबाव में अपने ग्राफ को गिरता देख रही है, कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च किया।
लेकिन ये कार्यक्रम जन संवाद कार्यक्रम, ये जन संवाद है कि जन अपमान है। जहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ लोगों का खुले तौर से अपमान कर रहे हैं। किसी को कहते हैं कि तू सिखा के कहीं आई हुई है, जबकि वो एक विधवा थी और उसके 22 साल के बेटे की नशे से डेथ हुई थी। और वो कह रही थी कि जो नशा बेचने वाले जो सरकारी संरक्षण में, उनके कस्बे में नशा बीजेपी के संरक्षण में बेच रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो और कहा कि तू सिखा के आई, बाहर कर करो इसको। किसी को कहते हैं तू किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको पिटवाओ। प्रजातंत्र में पिटवाने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई दोषी है तो कानूनी उस पर कार्रवाई होती है, कोर्ट सजा तय करता है, मगर पिटवाने का अधिकार किसी को नहीं। और मुख्यमंत्री जी कहीं कहते हैं कि किसी जज का दिमाग खराब हो गया है। तो ये अहंकारी बोल प्रदेश में सुनाई जा रही है। इसीलिए मैंने कहा जन संवाद नहीं, जन अपमान है। और अगर संवाद ही माना जाए तो ये स्वयं संवाद माना जाए, क्योंकि ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी के सामने कोई भी बात रखता है तो उनका इतना एकदम से रिएक्शन जो आ रहा है, ऐसा दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री जी को 9 साल तक ये किसी ना ज़्यादा गए नहीं चंडीगढ़ छोड़ के, और इसीलिए इनको मुख्यमंत्री जी को अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनने की आदत होगी, क्योंकि अफसर बहुत प्रशंसा करते हैं। और चंडीगढ़ में कोठी में जाने के बाद जिसको अपना काम कराना है वो बहुत प्रशंसा करते हैं। तो जनता के बीच में अब जब निकले आखिरी साल में, तो कोई भी जनता की तरफ से कोई जायज़ मांग भी कोई उठाना चाहे तो मुख्यमंत्री जी को कड़वी लगने लगती है, और उससे वो एकदम से जो है अहंकार में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। ये हरियाणा की जनता का अपमान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सरकार इस पर आत्ममंथन करेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इस पर कुछ पता। अच्छा, देखिए, जहाँ तक हमारी देश की खिलाड़ियों की बात हो या हमारे देश की बेटियों की बात, ये वो देश है जिसमें हर बेटी का मान सम्मान, देश के हर नागरिक का मान सम्मान है। 36 बिरादरी, चारों धर्म, इसमें ना धर्म है ना जाति है। देश की हर बेटी का मान सम्मान, देश के हर जिम्मेदार नागरिक का मान सम्मान है। और अगर देश के किसी बेटी के मान सम्मान पे कोई आँच आती है, उसको न्याय दिलाना ही राजधर्म की परिभाषा है। लेकिन ये सरकार हमारे देश की बेटियों को, 7 बेटियों को, जिसमें एक हमारे माइनर लड़की भी, उनको इंसाफ दिलाने में सरकार असक्षम साबित हुई है। यहाँ तक कि 3 महीने तक ये बेटियां घूमती रही, सरकार के दर ठोकरें खाती रही, और आखिर में माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, तो पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं करी थी। खेल मंत्रालय ने तो 3 महीने तक एफआईआर भी होने नहीं दी। तो ये इस सरकार की नीयत वहीं दिखाई देती है। ये वही नीयत है जो हरियाणा में जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो खड़े होकर कह दिया कि ये इनको कैबिनेट से नहीं हटाया जा सकता। जब वो कैबिनेट में रहेंगे और मुख्यमंत्री जी कह रहे नहीं हटाया जा सकता, तो कौन ऐसा आईओ है और कौन ऐसा पुलिस का अधिकारी है जो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने में या जांच करने की तरफ कदम बढ़ाएगा? ये कहीं ना कहीं भाजपा घमंड आज 7वें आसमान पे पहुंच गया है। आज भाजपा के सांसद और मंत्रियों पर इस तरह के गलत हरकत और छेड़छाड़ के अगर आरोप लगते हैं तो भी उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर उनको बचाया जाता है। और इसीलिए हमारा ये जो है कि भाई स्पष्ट रूप से है कि भाई ये इनको बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, हर बात से ऊपर उठ के इस मामले को। जैसे सरकार ने कहा था कि हमने भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर दिया है, अब जो सीएमओ से में जुड़े लोग हैं वही भ्रष्टाचार के मामले। देखिए, ये मैंने पहले कहा था कि भाई ये हरियाणा के अंदर, हरियाणा को देश में नंबर 1 बेरोजगारी में नहीं बनाया इस सरकार ने, केवल बेरोजगारी में नहीं बनाया, बेरोजगारी के साथ महंगाई और भ्रष्टाचार में भी हरियाणा को नंबर 1 बना दिया इस सरकार ने। डबल इंजन बोलते हैं ये डबल इंजन, हरियाणा में डबल इंजन से लूट रहे, ये डबल इंजन से भ्रष्टाचार कराने का काम कर रहे हैं। जेजेपी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा क्या कहूँ, उनके विधायक की सारी बता देंगे दाता गौतम की कौन पूरा जीमने लग रहा है और क्या जीम रहा है। और बीजेपी के बारे में भी मैं क्या कहूँ, रोहतक अमृत योजना में
कौन कितना क्या खा गया, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पैरावर में सारी बात खोल के रख दी थी। और उन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री जी तक भी निशाना साधा था। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी कार्यालय में स्थित अफसर लगातार 2 एसडीज, इन पे बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मगर ये सरकार मौन है। दो जो सबसे निकटतम मुख्यमंत्री जी के अफसर थे, उन पे करोड़ों की जमीन के या संपत्ति के आरोप जो लगाए गए हैं, इस बात पे सरकार को अपना स्टैंड रखना चाहिए, जवाब देना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमें उम्मीद तो नहीं है। और ये स्पष्ट होता है दोबारा से, लगातार हरियाणा में एक के बाद एक घोटाला का जिक्र खत्म नहीं होता, नया घोटाला आ जाता है। और अब स्वयं मुख्यमंत्री जी कार्यालय ऐसा लगता है भ्रष्टाचार का केंद्र बन के मुख्यमंत्री कार्यालय हरियाणा के अंदर आ रहा है, सामने बातें आ रही हैं। तो जैसे कहा कि भाई डबल इंजन की लूट हरियाणा लोग देख रहे हैं, समय पे इसका जवाब दें। नहीं, देखिए, पहली बात तो अगर अपनी बेटियों के साथ उनको न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़े होने का अगर कोई आरोप हमें लग रहा है, तो हम उस आरोप को स्वीकार करते हैं। हम अपनी बेटियों के साथ हैं, उनको न्याय दिलाने तक उनका पूर्णतः साथ देंगे। लेकिन अगर कोई हमारा नाम ये लेकर भाजपा बनाम कांग्रेस, यूपी बनाम हरियाणा, या इसको डाइवर्ट करने के लिए आज वो किसान आंदोलन तक पहुंच गए, आज वो पंजाब तक पहुंच गए, कनाडा तक पहुंच गए। आज मैं उनके बयान सुन रहा था, आज वो कनाडा तक भी इसका आरोप लगा रहे हैं। पर इंडस्ट्रीज का लगा रहे थे, बाबा का लगा रहे थे, हरियाणा वालों का लगा रहे थे, एक जातीय लॉबी का लगा रहे थे। वो अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसे अपराधी जिन पे 40 मुकदमे चल रहे हैं हर तरह की संगीन धाराओं के, वो अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या कहते हैं उसका अर्थ नहीं है। लेकिन अगर वो सोचते हैं बात कहकर हम अपनी बेटियों का साथ देने में पीछे हटेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये आरोप हम स्वीकार करते हैं, हम अपनी बेटियों के साथ हैं, और न्याय जब तक नहीं मिलेगा अपने बेटियों को हम साथ देंगे। देखिए, ये हमने कहा कि भाई हमारा पूरा साथ और समर्थन हमारी देश की बेटियों के न्याय दिलाने में उनके साथ है। हम लोग साथ है, कांग्रेस पार्टी साथ है। बाकी जो उनका आंदोलन है वो दिलाने में उनके साथ है। हम लोग साथ है, कांग्रेस पार्टी साथ है। बाकी जो उनका आंदोलन है वो किस रूप में हो रहा है, क्या कर रहे हैं, वो किस दिन क्या करते हैं, तो उस बारे में जानकारी आप उन्हीं से ही के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। भूपेंद्र जी, दुष्यंत चौटाला उन दोगले जो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं उनके संपर्क में उनकी लिस्ट मांग रहे हैं। देखिए, अब मैं उनकी लिस्ट, हकीकत ये है कि अंदर से उनको भी पता है, वो हलकों में जाते हैं, उनके विधायक नहीं मिलते, तो विधायक उनको नहीं मिलने जाते, तो मिलते नहीं उनके जिन विधायकों के हलकों में वो जाते हैं। तो खैर, मगर उनका मैं ज़्यादा जिक्र क्या करूं, ऐसे लोगों का जिनकी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व हरियाणा के अंदर अब हाशिए पे पहुंच चुका है, क्योंकि उन्होंने केवल जनता से विश्वासघात किया, पहले अपने मतदाता से विश्वासघात किया, कहा जमुना पार, फिर बना दी बीजेपी की सरकार। पहले मतदाता से विश्वासघात किया, किसान आंदोलन में किसान से विश्वासघात किया, प्रदेश के बड़े बुजुर्गों को 5100 पेंशन कह के उनसे विश्वासघात किया, फिर अब देश के खिलाड़ियों से विश्वासघात किया। तो ये लोग जो है, ये लोग अपने ये सोच रहे हैं कि कौन कौन सा विधायक इनके विश्वास में है कि नहीं है, इस बारे की हम क्या जानकारी दें। मगर मैं समझता हूँ कि इस पार्टी का कोई ज़्यादा जनाधार हरियाणा में बचा नहीं। आने वाले समय में मेरा ये विश्वास है, जेजेपी पार्टी जिसने हरियाणा के मतदाता के विश्वास में के पीठ में एक छुरा घोंपने का काम करके बीजेपी की सरकार बनाई, आने वाले समय में इनको एक सीट भी हरियाणा में
हरियाणा का मतदाता नहीं देगा। संपर्क में है विधायक साहब। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है कांग्रेस जो घोषणाएं करी है 6,000 रुपए पेंशन 300 यूनिट बिजली भरी है हमारा घोषणा पत्र था उन्होंने ये कॉपी पेस्ट है। ये मैं बताना चाहता हूँ, 500 रुपये सिलेंडर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दे रही है, वो हम देने का काम करेंगे। 300 रुपये यूनिट बिजली फ्री हिमाचल में सुक्खू सरकार देने का काम, कांग्रेस सरकार देने का काम कर रही है बिना किसी शर्त। उनका अगर कॉपी करते तो शर्त लगाती, जैसे पंजाब में शर्त लगा के ज़्यादातर लोगों को फायदा लाभ नहीं, मगर बिना शर्त के पंजाब हिमाचल में देने का काम कर रही है, वो हम देने का काम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में सबसे पहले भूपेश बघेल जी की सरकार ने देने का काम किया, वो हम देने, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो हम देने का काम करेंगे। और 6,000 बुढ़ापा पेंशन देश में अभी तक किसी ने किसी सरकार ने देने का काम नहीं किया। अगर उनको करना है तो किसी, अगर हम उनको कहना चाहते हैं उनकी पंजाब की सरकार है दिल्ली के, वो कॉपी करेंगे या इस घोषणा का, पहले वो वहाँ करके दिखाएं। मगर आम आदमी पार्टी का भी कोई अस्तित्व ज़्यादा हरियाणा में है नहीं, तो उनका भी क्या जवाब दिया जाए। जी बीजेपी ने पन्ना प्रमुख तक का संगठन तैयार कर लिया, वो आज आप वहाँ की पार्टी का भी संगठन की घोषणा होगी, कांग्रेस काम पीछे रहेगी। हमारा संगठन गांव-गांव और घर घर में हमारा संगठन है। बीजेपी का संगठन केवल पन्नों तक है, कागजों तक सीमित है। अभी धनखड़ साहब की स्टेटमेंट थी कि जी हमारा इतने वर्षों से इतना ज़बरदस्त संगठन बन चुका है, कांग्रेस का पिछले चुनाव में भी संगठन नहीं था, अगले चुनाव में, मगर उनको संगठन नहीं था। लेकिन बादली के अंदर जब चुनाव में वो गांव-गांव घर घर गए होंगे, तो जब कुलदीप वत्स वहाँ से बड़े बहुमत से जीते, तो यानी कि उनको अंदाज़ा लगाया होगा उन्होंने कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है, गांव-गांव घर घर तक हमारा संगठन की हमारी पहुँच है। और हम समय समय पे, उचित समय पे अपने संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में, उचित समय में हम अपने संगठन का विस्तार करते रहेंगे। आ सकते हैं कांग्रेस में, जो गए थे उसमें। मैं धन्यवाद करता हूं कि 23 पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक पिछले 6 महीने में कांग्रेस पार्टी में अलग अलग दलों से शामिल हुए। 23, जिसमें ज़्यादा भाजपा, जजपा, आम आदमी पार्टी और कुछ निर्दलीय भी थे जिन्होंने चुनाव निर्दलीय रूप से लड़ा था, जिसमें नरेश सेलवाल, रामनिवास घोड़ेला जी, रमेश सेलवाल जी इत्यादि। और ये तो भी चुनाव से 1 साल पहले की, आप जो है ना कहते हैं अर्ली ट्रेंड्स, आप लोग जब एनालिसिस करते हैं तो आप कहते हैं शुरुआती रुझान, तो ये तो शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान है। अब आगे कौन मिल रहा है और कौन कब आएगा, उसकी अगर जानकारी आज ही मैं दूं तो आप लोगों को भी 1 साल तक खबर ही नहीं मिलेगी। तो समय समय पे ये झटके समय समय पे हम देंगे, क्योंकि आज प्रदेश में लोगों ने मन बना लिया है। भाजपा की सरकार ने प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया। आज हर वर्ग दुखी है, बेरोजगारी से, महंगाई से, और प्रदेश के लोग कांग्रेस की तरफ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ आज बदलाव के लिए देख रहे हैं। हमें विश्वास है प्रदेश में परिवर्तन होगा और देश में भी परिवर्तन होगा। जो हिमाचल से शुरुआत हुई थी और कर्नाटक तक पहुंची है, हमारा ये मानना है कि हिमाचल और कर्नाटक तो झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में भी दिखाना बाकी है। जेजेपी और राजस्थान का मुंह कर रही है। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रदेश में 71,000 करोड़ रुपए खर्चा था, आज करीबन 4 लाख करोड़ खर्चा, 4 लाख पहुंच गए। कहाँ गया इतना पैसा? सरकार कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई बिजली नहीं बनाई, लाइन नहीं बनी, तो कहाँ गया इतना पैसा? क्या ये घोटाला है? आप ये बताओ अनिल जी, आप खुद स्वयं सापला में रहते हैं, बहादुरगढ़ साखोल तक मेट्रो आ गई थी, वाया असोदा सापला का वो तैयार था DPR, तो आप बताओ कहाँ गया? मैं तो कहाँ गया? वो तो देखो, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। मैं उदाहरण देता हूँ, एक ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, एक ही उदाहरण देना चाहते हैं। ये आप अदानी घोटाला देखो, पावर परचेज, 2 रुपये 94 पैसे में बिजली आनी थी प्रदेश की, जो कि लगातार 25 साल 2035 तक, लेकिन 11 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली बाहर से लेनी पड़ी। उस समूह ने बिजली देनी बंद कर दी और सरकार ने बाहर से 11 रुपये प्रति यूनिट बिजली ली। उपभोक्ता को भी महंगी बिजली मिली, लेकिन सरकार पे कितना गुना कर्जा चढ़ा उस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं।
तो ये एक ही उदाहरण है। इस तरह के जितने भी घोटाले, माइनिंग घोटाले चल रहे हैं, वो उदाहरण है। बता साहब भी इसमें कुछ प्रकाश करना चाहेंगे इस पॉइंट।